गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग एक नए क्लास के साथ आधुनिक भारत को आगे बढ़ाते हुए फिर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पुराने क्लासेज में आपने देखा होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया गया है गांधी युग के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 और 32 के आसपास का पीरियड है, उसी क्रम में और ऊपर की तरफ अगर चले, पहले की घटनाओं का वर्णन अगर कर लिया जाए तो मैं एक बार रिपीट करना यहाँ चाहूँगा कि आपको साइमन कमीशन के बारे में बताया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी सुधार घोषित करती थी, जो भी सुधार लाती थी, उस सुधारों को इंट्रोड्यूस करना और उसके पीछे उसका एक मकसद था। क्या वो मकसद उसका सफल हो पाया, उस पर वो ध्यान देती थी। तो हर 10 साल पर वो अपनी एक कमेटी का गठन करती थी। जैसे 1919 में, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार, 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये सुधारों का एक विश्लेषण करने के लिए कमेटी होता था। साइमन कमेटी जो थी उसी का एक हिस्सा था। साइमन की सबसे बड़ी बुराई थी साइमन कमेटी की कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। पूरा कंडीशन या पूरी व्यवस्था भारत की थी, भारतीय शासन व्यवस्था को लेकर था। और अब कहीं ना कहीं एक लालच दिया जाने लगा भारतीयों को कि भाई हम तुमको एक स्वायत्त या एक अधिकार देने जा रहे हैं। तो साइमन कमीशन का जो रिजल्ट हुआ, लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज और देन उनकी मृत्यु, क्रांतिकारी आंदोलन, ये पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। वहीं से और भी भारत, मतलब कुछ एक ऐसा भारत उस समय क्रिएट हुआ 1922 चौरी चौरा कांड के बाद। 1922 और 27-28 का जो पीरियड था, इस बीच बहुत सारी छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई। छिटपुट इसलिए क्योंकि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया और कई प्रयोग चलते रहे। जैसे स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू, ये लोग इस बात को सपोर्ट करते थे कि हम लोग विधान मंडलों में जाकर अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेजेंगे और सरकार का विरोध वहाँ करेंगे। मीन्स सरकार जो कानून बना रही है तो उस कानून का विरोध हम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाकर वहाँ करेंगे। तो यहाँ से एक लड़ाई का रास्ता भी स्वराज दल के रूप में अलग हो जाता है। गांधी इसको कभी सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी बिल्कुल रचनात्मक कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चले गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी या जैसे रचनात्मक कार्य के लिए वो लगे हुए थे। उसी बीच क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे और उसी बीच बहुत सारे चीज़ें परिवर्तित हो रही थी। मतलब एक ऐसा पीरियड था जो नई क्रांति को जन्म देने का काम कर रहा था। साइमन कमीशन की जो घटना थी, उसके बाद लोगों में आशा आई, चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ये बात कही थी कि साइमन कमीशन एक तरह से भारतीय जनता को कहीं ना कहीं कुछ राहत देने जा रहा है। और वो राहत जो था वो सभी नेताओं के अंदर एक आशा की किरण थी कि मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साइमन कमीशन आया और साइमन के जो रिजल्ट हुए वो और नकारात्मक थे। मतलब एक लंबे अंतराल के बाद किसी सुधार को घोषित करने की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल नकारात्मक थी भारत के लिए। यहाँ की जो नेता थे, यहाँ की जो जनता थी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दी और एक नए मूवमेंट की शुरुआत कर दी। उसी बीच जो नमक एक बेसिक नीड है हमारे लिए, उस समय सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया। वैसे 1835 से ही, ये कोई नई घटना नहीं थी, 1835 से ही नमक टैक्स बढ़ाए जा रहे थे और नमक पर टैक्स लगभग दुगने कर दिए गए थे। नमक चूंकि मूल आवश्यकता है लोगों की, और उस समय समुद्र के पानी से नमक को बनाया जाता था, जो आज भी प्रक्रिया में यूज किया जाता है। अब जब इसको लाया गया सरकार द्वारा, तो गांधी जी ने जब इन चीज़ों को सुना तो उसका इन्होंने विरोध करने की बात रखी। उससे पहले मैं लाहौर अधिवेशन की घोषणा की बात करना चाहूँगा। लाहौर अधिवेशन में 1929 लाहौर अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। मतलब ये बात कही गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पंडित नेहरू ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा। लाहौर अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नए चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था, उसमें तिरंगा झंडा को फहराया गया और एक तरह से भारतीय संविधान की जो किरणें थी, जो पहली किरणें, वो वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी अधिवेशन में ये घोषित किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा।
इसका अर्थ क्या होता है, शब्दों का अर्थ जान ले। मीन्स सरकार के किसी भी आज्ञा या आदेश का पालन हम नहीं करेंगे, ये आंदोलन था। जब उस अधिवेशन में गांधी जी को नेता बनाया गया तो गांधी जी ने उससे पहले वायसराय को कई पत्र लिखा था अपनी समस्याओं को लेते हुए। 11 सूत्री मांगों को गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इवन ये पत्र लंदन तक गए थे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। मतलब जो समस्या थी भारत की, उस पर गांधी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि अंग्रेजों की जो सरकार है अब अमाननीय है और भारत में इनको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गांधी का पक्ष था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नहीं माना और अंततः एक तलाश था एक ऐसे एक मौका का जो कि नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू होता है। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास था, मूल रूप से 78 लोगों के साथ गांधी ने अपनी ये यात्रा प्रारंभ की। डांडी नामक एक छोटा सा तटीय गांव था और वहां वो 12 मार्च को पहुंचते हैं मूल रूप से, और डांडी मार्च के रूप में इस यात्रा को हम जाना जाता है, जहां वो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाते हैं। मीन्स सरकार ने जो आदेश दिया था उस आदेश की ये अवहेलना करते हैं। तो 6 अप्रैल का जो डेट था, 6 अप्रैल 1930, ये था सविनय अवज्ञा मूवमेंट का वो डेट जिस दिन सविनय अवज्ञा मूवमेंट शुरू हो गया। मिस गांधी ने इस डेट को नमक बनाया। 12 मार्च को यात्रा शुरू हुआ, 6 मार्च को वो डांडी पहुंचे और इस तरह से एक आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मूवमेंट में हुए क्या थे, सवाल ये उठता है कि ये मूवमेंट चला कैसे था। तो जब हम इस आंदोलन की तुलना असहयोग आंदोलन से करते हैं तो एक चीज हमें देखने को मिलता है कि असहयोग आंदोलन कुछ सीमित क्षेत्रों में था, लेकिन सविनय अवज्ञा मूवमेंट जो था वो भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत और पूरब से पश्चिम भारत, शायद ही ऐसा कोई राज्य था जहां यह आंदोलन नहीं चला था। अब इसका कारण चाहे नमक सत्याग्रह से जोड़ा जाए, लेकिन ये आंदोलन आंध्रा में भी उतना ही तेजी से पनपा जितना तमिलनाडु में था, जितना पंजाब में था और जितना आपको पूर्वोत्तर के बिहार या फिर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में था। बिहार के भी कई जिलों में मुंगेर, भागलपुर, पटना, अररिया, ये सारे जिले जो थे इस आंदोलन से प्रभावित थे। यह आंदोलन अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां की समुद्र तट की कोई रेखा नहीं टच करती है। मीन्स बिहार जो है एक ऐसा राज्य है जहां समुद्र नहीं है। इसके बाद भी नमक सत्याग्रह बिहार जैसे राज्यों में, तो ये दिखाता है कि आंदोलन प्लानिंग वे में किया गया था। ये कोई अचानक क्रिएट या अचानक गुस्से में किया गया आंदोलन नहीं था। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गांधीयन विचारधारा में आंदोलन प्लानिंग वे में किए गए थे। गांधी इस बात को मानते थे कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए और बड़े आंदोलन को चलाने के लिए हमें एक बड़ा योजना की जरूरत होगी, साथ ही साथ वो लोग भी हमें चाहिए जो आंदोलन के साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। सविनय अवज्ञा मूवमेंट में सीधा सा अर्थ है सरकार ने जो आदेश जारी किया उन आदेश की अवहेलना की गई। कचहरी में जो भी केस चल रहे थे उस पर लोग जाना बंद कर दिए। ये सारी चीजें हर स्तर पर सरकारी विभागों के साथ किया गया था। हर वो आदेश जिससे सरकार ने एक तरह से अपने नियम बना रखे थे, वो आदेश को जनता ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। टैक्स देने से मना कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ा आंदोलन बनता गया था। सरकार ने, स्वाभाविक सी चीज है, सरकार के साथ जब आप उसके खिलाफ काम कीजिएगा तो दमन नीति उसकी आएगी। सरकार ने दमन नीति, पहले तो सरकार को ऐसा लगा, ब्रिटिश हुकूमत को ये महसूस हुआ कि ये एक आंदोलन है और ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके साथ कहीं, चूंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि डांडी मार्च से शुरू हुआ है और नमक सत्याग्रह तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन वो आंदोलन एक प्लानिंग वे में चलाया गया था और सरकार तब तक सोती रही जब तक ये आंदोलन बड़े स्तर पर पूरे भारत में नहीं फैल गया। बाद में सरकार के लिए एक बड़ी समस्या हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जब ये आंदोलन बड़े स्तर पर देश में फैलने लगा तब उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई इस आंदोलन को दबाना। अब उनके सामने सिर्फ एक ही नीति थी, वो है दमनकारी नीति। मीन्स उन्होंने दमन की वो सारी हदें पार कर दी जो हम सोच भी नहीं सकते थे।
मैंने पहले भी बोला था कि 1857 का विद्रोह में हथियार उठाए थे हमने, लेकिन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था। मैं गुजरात के रास गांव की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, जहाँ किसानों को पकड़ा गया, उन्हें नंगा किया गया, कोड़ों से मारा गया और बिजली के झटके दिए गए थे। ये था एक छोटा सा सरकार का प्रताड़ना या कष्ट देने की कैपेसिटी। ये दिखाता है कि अंग्रेजी सरकार कितना बेरहमी से उन असहयोग या वैसे लोगों के साथ जो कि बिल्कुल निहत्थे थे, निर्दोष थे, उनके साथ ये बुरा व्यवहार कर रही थी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता जो कि एक्सपायर कर गए थे और उनके जगह को भरने के लिए जो बड़े नेता आ गए थे, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया था वो कल्पना से परे था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां 80 साल की थी और वो खाना बनाते हुए सरकार ने उनको पकड़ लिया था। तो ये था अंग्रेजों की उस समय की दमन नीति। मीन्स 80 साल की औरत को भी नहीं छोड़ा गया, इसलिए क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां थी। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि सरकार की दमन नीति जो थी वो मूल रूप से असहयोग आंदोलन से ज्यादा यहाँ पर फैली थी और असहयोग आंदोलन से उन्होंने कुछ सीखा नहीं था। यहाँ जो भी सरकार के प्रतिनिधि थे, लॉर्ड इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो मूल रूप से इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन जब ये बड़े आंदोलन के रूप में रूपांतरित हो गया तो उसके लिए सिरदर्द बन गया था और उसने दमनकारी नीति को इस तरह से फैलाया कि भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां दमन की नीति को देखने को नहीं मिला था। आसाम में सरकार ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को निर्देश दी कि अगर तुमको तुम्हारे यहाँ से कोई स्टूडेंट पास आउट होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट जारी करो कि उसका व्यवहार हमारे खिलाफ था, और अगर इस तरह का सर्टिफिकेट तुम जारी करते हो तो हम तुमको डोनेशन, अनुदान देंगे। मीन्स सीधा से कहने का अर्थ है कि जो भी नवयुवक क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल रहे हो या क्रांतिकारी मूवमेंट्स में शामिल रहे हो या इवन उनके परिवार का कोई व्यक्ति, रिश्तेदार भी कोई शामिल रहा हो, तो तुम एक सर्टिफिकेट बस जारी कर दो और जिंदगी भर हम उसे जेल में चक्की पिसवाएंगे, ना कहीं सरकारी नौकरी या ना ही कोई सुविधा उसको। मीन्स हमारे टारगेट पर वो व्यक्ति आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी को भी सरकार ने टारगेट किया था। कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इस आंदोलन में छिपा रहा था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो सविनय अवज्ञा मूवमेंट था असहयोग आंदोलन से एक बड़ा मूवमेंट था और इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही बड़ा था। महिलाएं शराब की दुकानों पर जाती थी, उसका विरोध करती थी, इवन लोगों को समझाती थी। मतलब एक तरह से कहा जाए स्वराज मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट था 1905, वो कंटिन्यू चलता रहा, चाहे वो असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा गया हो। महिलाओं ने हर तरीके से सहयोग दिया और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। हर जगह धरना दिया गया लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा, और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अंग्रेज जो थे इसमें भी पीछे नहीं हटे। मीन्स पुरुष अधिकारी, उनके पास महिला अधिकारी नहीं हुआ करती थी, पुरुष अधिकारी ने महिलाओं को मारा लाठी से। बिपिन चंद्रा के बुक्स में देखने को मिलता है या वो लिखते हैं कि उनको तब तक मारा गया था जब तक कि वो जमीन पर गिर नहीं जाती थी। तो इस तरह से सरकार की दमन नीति महिलाओं को लेकर थी। तो अंदाज लगा सकते हैं आप कि अगर राइटर उस घटनाओं को आज के समय में लिख रहा है तो क्या हकीकत कुछ और रही होगी, मीन्स और दर्दनाक रहा होगा। खैर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा और इस आंदोलन में कुछ घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से हुई जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक घटना थी जिसकी मैंने चर्चा की, दांडी मार्च की। दूसरी घटना है गांधी इरविन समझौता। इरविन के पास दूसरा रास्ता नहीं था। दमनकारी नीति इतनी बड़े स्तर पर की गई, इसके बाद भी आंदोलन दबा नहीं, चूंकि प्लानिंग वे में किया गया था। जितने भी क्रांतिकारी वर्ग था वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था। साइमन कमीशन एक निराशा का माहौल क्रिएट कर चुका था और पहले ही मैंने चर्चा किया था कि जितने भी जो स्वदेशी मूवमेंट के धरता थे या फिर होम रूल आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो सारे लोग एक समाहित किए गए प्लानिंग वे में और कांग्रेस अपने को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने लगी थी। मीन्स कांग्रेस का क्षेत्रीय दल के साथ एक समावेश बनना शुरू हुआ और क्षेत्रीय स्तर पर उसने अपने कार्यालय को खोला था। कांग्रेस के मेंबर लोग बनने लगे थे और बड़े स्तर पर 1930 तक आते आते कांग्रेस की लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी भारत में। ये प्लानिंग वे में किया गया था। तो अब इरविन के पास कोई रास्ता नहीं था कि हम समझौते के लिए जाएं और फाइनली गांधी इरविन समझौता होता है जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
ये समझौता 29 मार्च 1931 को होता है, मजबूरी में किया गया समझौता था। ये समझौता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। ये वही समझौता था मित्रों जिसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आलोचनाओं से भरा हुआ समझौता है गांधी इरविन समझौता, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को इतिहास में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने अपने पिछले क्लासेज में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अंग्रेज कभी भी आपको माफ़ करने के फिराक में नहीं थे। जैसे मैंने रास गुजरात की जो घटना का वर्णन किया, किसानों को नंगे करके मारते थे, बिजली के झटके देते थे और अनगिनत लोग मारे जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन में 30,000 लोग आपके साथ लगभग खड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये संख्या जो था तिगुना हो गया, 90,000 लोग आपके साथ खड़े थे आंदोलन में। एक बड़ा सा आंदोलन था। ऑब्वियसली दिखाता है कि इतना बड़ा आंदोलन और इतने सारे लोग एक आंदोलन के लिए खड़े हैं, तो बिना प्लानिंग वे में तो नहीं किया होगा। समझौता मजबूरी थी अंग्रेजों की। जब इरविन और गांधी का समझौता होता है, दिल्ली समझौता, तो उसमें स्पष्ट रूप से बातें होती हैं कि जो भी कार्यकर्ता जो अभी हैं आंदोलन में और उन्होंने अहिंसा का काम किया है, मतलब लड़ाई झगड़ा या उनका कहीं भी इसमें नाम नहीं है कि उन्होंने किसी को मारा है, तो वैसे लोगों को अंग्रेज छोड़ने के लिए तैयार थे। ये इरविन का पैक्ट था और इस समझौते के अंतर्गत वैसे लोगों को जो कि निर्दोष थे, निर्दोष तो सारे लोग थे वैसे, तो उनको छोड़ दिया गया जिन्होंने हिंसा नहीं किया था। हाँ, लेकिन इस बात के लिए अंग्रेज कभी राजी नहीं था कि जिन्होंने हिंसा किया है उसे हम इस समझौते के अंतर्गत छोड़ने जा रहे हैं। आलोचना के रूप में कहा जाता है कि गांधी ने कभी इस बात को कहा ही नहीं इरविन के सामने कि आप भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़िए। अंग्रेज उसके मानने के लिए तैयार नहीं होते, कभी नहीं तैयार होते, क्योंकि अंग्रेज ने समझौता इस आधार पर नहीं किया था। अंग्रेज आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलना चाहते थे, नहीं कुचल पाए तो उनके पास एक रास्ता था असहयोग आंदोलन के रूप में, आपको डांडी इरविन पैक्ट के रूप में, और फाइनली वो इरविन पैक्ट हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इरविन पैक्ट में कहा था कि जो हिंसा की है उनको हम किसी स्तर पर नहीं छोड़ने वाले। सेकंड चीज मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं बार बार कि भगत सिंह ने खुद स्वीकार किया था, अपनी गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी थी। क्रांतिकारी अपने को गर्वान्वित महसूस करते थे अगर वो कोई काम करते थे, तो उनको लगता था कि वो बलिदान दे रहे हैं देश के लिए। तो इसमें आलोचनाएं गांधी की तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी का आंदोलन था। कांग्रेस ने अपना उनको नेता माना था और इसमें स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया था कि आप जिस रास्ते पर हमको लेके जाइएगा, जिस तरह से आंदोलन चलाइएगा, उसको हम मानेंगे। तो गांधी के साथ जब ये समझौता हुआ, इरविन समझौता, तो ये मजबूरी थी अंग्रेजों की, और इसमें कहीं ना कहीं एक हमारा गेन था, हमारा एक जीत था, और उस समझौते से हमको फायदा हुआ। समझौते में फायदा क्या हुआ कि आंदोलन को, एक बड़े आंदोलन को एक ब्रेक मिला। मीन्स हम आंदोलन लंबा चला रहे थे तो एक ब्रेक मिला। अंग्रेजों को लगा कि चलो ये समझौता हो गया तो अब कहीं ना कहीं हम चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ डिमांड इनको देके संतोष कर सकते हैं। गांधी बहुत आशावान नहीं थे, यह स्पष्ट रूप से था। जैसे कि समझौते में यह स्पष्ट था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी पार्टिसिपेट करेंगे। गोलमेज सम्मेलन क्या था? राउंड टेबल मीटिंग इसको बोलते हैं, मीन्स गोल मेज, ऐसा टेबल जो कि गोल है। तो एक ऐसी मीटिंग जिस पर बैठे गांधी और या कांग्रेस के प्रतिनिधि और अंग्रेज बात कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। जब अंग्रेजों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, बाकी सारे लोग गए थे। मतलब B.R. अम्बेडकर उस समय के जो नेता थे, मुस्लिम प्रतिनिधित्व, इवन हिंदू प्रतिनिधित्व भी गए थे। तो 12 नवंबर 1930 को जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ उसमें सारे लोग शामिल थे, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि और खासकर गांधी, जिसको अंग्रेज खोज रहे थे, वो शामिल नहीं हुए। तो अंग्रेज ये कोशिश कर चुके थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं किया था गांधी के बिना समझौता का। लेकिन एकमात्र सर्वमान्य नेता अगर कोई था उस समय तो वो थे गांधी, जिसकी बात पूरी जनता मान सकती थी और जिसकी बात अंग्रेज भी स्वीकार कर सकते थे। अंग्रेजों को किसी को विश्वास था तो गांधी थे, और इस आधार पर नहीं, क्योंकि जनता की नब्ज जानते थे गांधी अगर हाँ बोलते तो आज वो आंदोलन शांत हो सकता था। अंग्रेज इस बात को मानते थे। अंग्रेजों ने उसका प्रयास करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देख लिया था,
और अंततः उनको मजबूरी बस, क्योंकि इरविन समझौता जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, उनको मजबूरी में वो लाना पड़ा कि गांधी को हम लेके आए वहाँ पर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल असफल रहा। कोई जो अपनी बातें थी, मतलब जिसकी ढपली वो उसकी राग वाली हाल थी, जो गया अपनी बात को रखा। मुस्लिम तुष्टीकरण, मतलब मुस्लिम वर्ग चाह रहा था कि हम भाई अलग एक बना ले, हमको अंग्रेज के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे। उसी तरह से और भी चीज़ें थी, जैसे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर दलित वर्ग के संरक्षण के लिए उनको ये बात का डर था कि कांग्रेस उनको संरक्षित नहीं कर सकती है, या गांधी के साथ उनका जो मतभेद था तो उनको लगता था कि गांधी उनको या उनके वर्ग को संरक्षित नहीं कर सकते, तो वो इस बात के लिए गए थे। तो अलग अलग लोग गए थे। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन एक ऐतिहासिक था जिसमें गांधी गए। ये वो सम्मेलन था जिसमें गांधी पार्टिसिपेट किए। 1931 में ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जब गांधी गए तो बहुत इंटरेस्टिंग घटना का मैं वर्णन करना चाहूँगा। गुजरात में एक लोकगीत है जिसमें बहुत सारे कवियों ने गाया था, और उसका सारांश ये था कि बाबा गांधी आज जा रहे हैं जहर पीने और कटोरा लेके जा रहे हैं, और गांधी को पूरा विश्वास है कि कटोरा ही लेके आएंगे, मीन्स खाली हाथ जा रहे हैं और खाली हाथ ही वापस आएंगे। तो ये गांधी की भी सोच थी, और आम जनता को भी पता था कि समझौता कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ एक मौका दिया उन्होंने शांति के लिए अंग्रेजों को कि चलो अगर तुम मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो, अगर आज़ादी नहीं तो कुछ ऐसा जिससे कि हमारी जनता को राहत मिले, तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। गांधी गए। वही गांधी बिना वस्त्र के, जिनको एक एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि एक वैसा व्यक्ति जो पैसे के से किसी तरह का तंगी नहीं था उसको, लेकिन उनकी पोशाक जब लंदन में वो गए जहाज से, तब लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या यही गांधी बाबा हैं, यही वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों को वहाँ पर हिला के रखा हुआ है। बहुत सारे स्टेटमेंट आए और कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों ने कहा था कि आने वाले 50 वर्षों में शायद ही कोई विश्वास करेगा कि गांधी जैसा व्यक्ति भारत में आया था। ये बिल्कुल सही बात है। इतना त्याग और इतनी हिम्मत शायद ही किसी व्यक्ति में होती थी। जो वास्तविकता थी उसके बहुत करीब थे गांधी, उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। ऐसा नहीं था कि समझौता लंदन में होने जा रहा था तो अंग्रेज के प्रेशर में वो समझौता करके चले आते। सारे लोग थे, लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है द्वितीय या दूसरा, क्योंकि उसमें गांधी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन गांधी ने जब देखा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत प्लानिंग वे में अंग्रेजों द्वारा किया गया है और यहाँ हम ही को बांटने का, हमारे हिंदू वर्ग को बांटने का, हमारे को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की बात रखी गई है, तो वो गोलमेज सम्मेलन में संतुष्ट नहीं हुए। और यहाँ से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक ब्रेक में था वो भारत आते ही शुरू हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मूवमेंट रुका हुआ था वो फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद शुरू हो गया और बड़े स्तर से शुरू हुआ। मतलब जो दमनकारी नीति थी वो बढ़ी, उसके साथ लोगों में जोश आया और लोग एक फिर से उत्साह के साथ उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगा। इसी क्रम में गांधी तीसरे सम्मेलन में तो नहीं गए गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन मैं यह चर्चा करना चाहूँगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, चूंकि गांधी वहाँ से चले आए थे तो अंग्रेजों को ईगो था कि भाई मैं तुम्हारे बिना भी दिखा सकता हूँ कि हम लोग एक समझौता करके लेके आ रहे वो, लेकिन उनको पता था कि वास्तविकता क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन में गांधी नहीं थे या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सम्मेलन के रिजल्ट भी उनके साथ 0 ही था। बाकी सारे नेता जिनको अच्छा लगा उस सम्मेलन में गए थे अपने अपने संरक्षण के लिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली करके एक मुस्लिम प्रतिनिधि थे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के लिए मोहम्मद अली जीना नहीं गए थे। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जीना नहीं गए थे। चौधरी रहमत अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी या पाकिस्तान शब्द को उत्पन्न किया था। यह स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा था। पाकिस्तान एक ऐसा शब्द था जो फी फॉर पंजाब, मतलब पंजाब मुझे चाहिए। उस समय जो तात्कालिक रूप से पंजाब का एरिया था जिसको आजकल हम पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब कहते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में पंजाब को लेके आया था। इसके साथ वो बोले थे कि हमको कश्मीर भी चाहिए, कश्मीर का भी हिस्सा चाहिए। KI से कश्मीर उन्होंने बोला था, S से सिंध बोला था, A फॉर अफगानिस्तान बोला था और TAN बलूचिस्तान का इलाका था।
मीन्स मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जो शब्द दिया था बहुत प्लानिंग वे में दिया था, और ये घटना 1932 की है, तो इसका अर्थ है ये प्लानिंग अचानक नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 और 1932 तक आते आते एक बहुत बड़ा प्लानिंग, क्षेत्र क्या था वो देखिए, पी फॉर पंजाब, जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं, जो पंजाब हमारे पास है और उनके पास है, ए फॉर अफगानिस्तान या अफगान का क्षेत्र, के आई फॉर कश्मीर जिसको लेकर हम लोग आज भी विवाद में पड़े हुए हैं, और एस फॉर सिंध का इलाका जो आज उनके इलाके में है, मूल रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र में, और तान जो वो बोलते हैं वो है बलूचिस्तान जो उनके कब्जे में है, जहां बलूचिस्तानी जो है एक तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये रहमत अली का देन है जो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। पाक का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र स्थान। अब पता नहीं कितना पवित्र है उनके लिए, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि वहाँ से क्या उत्पन्न होता है और कितने निर्दोष लोगों को मारा जाता है। तो जो उनका शब्द था वो उनके काम आ रहा है और अंततः आएगा और भी उसी तरह से उनको मिलेगा। जो करते हैं वो भरते भी हैं। खैर, तो ये एक समझौते में यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, मतलब इंपॉर्टेंट अंग्रेजों के लिए था जो सफल हो गए पाकिस्तान शब्द को लेकर। और यहीं से एक तरह से कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण की जो नीति उन्होंने बोई थी बीज 1909 के मांटेमिल्लो सुधार में, उस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया और इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, और इस तरह से कहा जा सकता है कि ये आंदोलन अपने आप में या एक सम्मेलन जो है समाप्त हो गया। इसके बाद गांधी आए। अंग्रेजों ने उसी समय, आपको इरविन का कार्यकाल पूरा हो गया, इरविन यहाँ से चले गए। विलिंगडन नए गवर्नर जनरल आए, और उसी समय ब्रिटेन में भी सरकार का परिवर्तन हुआ, लेबर पार्टी आया। रैमसे मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री बने, और उसके साथ ही कुछ चीज़ें नए परिवर्तन आने लगी थी। तो लेबर पार्टी एक सहानुभूति क्रिएट करती थी भारतीयों के साथ, उसको लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज आपको बहुत ही सिंपैथी तरीके से देने जा रहा था या कुछ ऐसा चीज़, हाँ, लेकिन उनको लगता था कि कुछ हम समझौता कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी एक बहुत भयंकर जहर बोया था, और वो था आपको मूल रूप से आपकी ही दलित वर्ग। जब उन्होंने अंबेडकर को देखा, बाबा साहेब अंबेडकर जो कि चाहते थे कि दलित वर्ग, अब बिल्कुल सही बात थी, दलित वर्ग जो है दबा कुचला वर्ग है, जिसको समाज में हीन भावना से देखा जाता है, आज भी वो स्थिति है। मैं इस पर एक अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आरक्षण के लेकर लोग डिबेट करते हैं। दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है आज भी समाज में जहां लोग हीन भावना के रूप में उसको देखते हैं। उनको स्थान देने की ज़रूरत है, उनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, और मेहनत के साथ उनको एक समाज में वो स्थान दिया जाए जो अन्य लोगों को दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि कम से कम हमारे, देखिए मेरा ये मानना है कि जो समाज या जो व्यक्ति जिस दर्द से गुजरता है, उससे अच्छा इस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस दर्द से गुजरे थे, उस वर्ग से वो बिलोंग करते थे। तो सही सी बात है, गांधी भी इस बात को मानते थे। गांधी से पूछा गया कि BR अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। गांधी का स्टेटमेंट था कि उनका हक है मुझसे नफरत करना, क्योंकि मेरे जैसे या मेरे लोग ही उनसे नफरत किए हैं। यह स्पष्ट था कि गांधी इस चीज़ को समझते थे। हाँ, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि हम एकजुटता के साथ आपस में मिल बैठ के चीज़ों को हल करते। अंग्रेजों ने प्लानिंग में किया क्या था, अंग्रेजों ने बोला कि भाई जिस तरह मुस्लिम वर्ग को, सिख को, ईसाई को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं, और जहां से मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेगा, सिख को करेगा, ईसाई को करेगा, ये घातक था, बहुत बड़ा घातक प्रक्रिया थी। अब इस चीज़ को अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम दलित कैंडिडेट को भी ये अधिकार देते हैं कि दलित भी एक संप्रदाय हो गया। मीन्स दलित हिंदू नहीं है, दलित एक संप्रदाय है, और वो जहां से खड़ा होगा सिर्फ उसको दलित वोट करेगा। यह अपने आप में हिंदू का एक खंडन था, या उस धर्म का एक कहा जा सकता है तोड़ना था, जिससे कि एक दलित वर्ग निकलता और वो उसको क्रिएट करते पॉलिटिकल रूप से अंग्रेज आपके खिलाफ। गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी ने बोला कि ये अनुचित है, ये किसी तरह से नहीं हो सकता। समस्या थी हमारे पास, बहुत सारी समस्या थी छुआछूत से लेकर, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए, और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो अनशन पर बैठ गए इस बात को लेकर
कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये किसी तरह से नहीं होगा कि दलित वर्ग हिंदुओं से अलग हो जाए या हमारे वर्ग से अलग हो जाए। वह हमारे भाई बहन है। ये हो सकता है कि बड़े भाई या छोटे भाई में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो हमसे अलग हो जाए। गांधी बैठ गए अनशन पर, और वो अनशन जबरदस्त था, मीन्स एक लंबा पीरियड अनशन। कस्तूरबा गांधी ने जब इस चीज़ को सुना तो उन्होंने गांधी को रिक्वेस्ट किया कि आप आंदोलन को तोड़िए, अनशन को तोड़िए। गांधी ने बोला था कि कस्तूरबा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुमको कभी सुख नहीं दे पाया, मैंने तुमको एक पति का सुख कभी नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैं अगर मर भी गया तो इतिहास में मुझे कम से कम दलित वर्ग इस बात के लिए तो रहेगा कि गांधी जैसे कोई व्यक्ति जो क्षणिक रूप से ही, आंशिक रूप से ही मेरी लड़ाई के लिए तो लड़ा, और ये एक ऐसा भविष्य तय करेगा भारत का जो आने वाले कम से कम मिलजुल कर रहने की बात तो होगा। तो हरिजन शब्द की उत्पत्ति भी गांधी की देन है। हरि प्लस जन, हरि मतलब विष्णु, विष्णु के जन, तो हरिजन शब्द आया और गांधी अनशन पर बैठे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और पुनः पैक्ट हुआ मालवीय, मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ गांधी का। अंग्रेज झुके और पुनः समझौता के रूप में इसको जाना जाता है 1932। इसके साथ ही गांधी ने कुछ बातें बोला कि जो इनको रियायत मिलना चाहिए विधानमंडलों के चुनाव में, वो सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि इनको अलग संप्रदाय मान लिया जाए और ये बिल्कुल हमसे अलग हो जाए। यहाँ से गांधी को लगा कि एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है भारत में, क्योंकि भारत अब उस तरह से डाइवर्ट हो रहा है जहाँ छुआछूत जैसी समस्या है और अंग्रेज इसका फायदा उठा सकते हैं। तो गांधी ने हरिजन मूवमेंट या हरिजन वर्धा आंदोलन को वहाँ से शुरू किया। ये मूल रूप से 7 नवंबर 1933 से एक तरह से शुरुआत इसकी मानी जाती है। गांधी 20,000 किलोमीटर पूरे भारत में यात्रा किए थे, चाहे वो ट्रेन से यात्रा की हो, लोगों से मिले, अपनी समस्या को सुने, अपनी समस्या को उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदे एक प्लानिंग वे में किया। और हरिजन जैसे चीज़ों से उनकी एक पत्रिका भी निकलती थी जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचारों को रखा, लोगों को समझाते थे कि ये हमारा ही वर्ग है। उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे जो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो ये दलित वर्ग है वो हमारे लोग हैं और ये समाज से कटे नहीं हैं, इनको समाज में मूल धारा में लाने की आवश्यकता है। तो ये गांधी की लड़ाई जो थी बहुत ही प्लानिंग वे में थी। मीन्स मुस्लिम वर्ग को जो कि हम साध सकते थे नहीं साध पाए। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के आसपास खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था, तो मुस्लिम आंदोलन उससे बहुत बड़ा था और हिंदू के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो लोग लड़े थे। लेकिन एक दुर्भाग्य कहा जाएगा, सविनय अवज्ञा मूवमेंट में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन नगण्य होता गया। ये अंग्रेजों की जो प्लानिंग थी 1909 का या संप्रदायवाद का, वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं में शामिल रहा सपोर्ट में, अन्यथा बिल्कुल एकदम निष्क्रिय होता गया। अंग्रेज इसका फायदा उठा पाए। अंग्रेज इस मौके की तलाश में थे और उनको एक और मौका मिल जाता अगर गांधी पुनः पैक्ट या अमरण अनशन पर नहीं बैठते। तो ये समझौता गांधी ने नहीं दिया और इस तरह से अंग्रेज को फिर से झुकना पड़ा। तो मित्रों, आज के क्लास में इतना ही। जरूर टेक्स्ट बुक में पढ़िए और मैं बिपिन चंद्रा की टेक्स्ट बुक या NCERT टेक्स्ट बुक को रिफर करूंगा, आप पढ़िए इसको। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आइए। रेखा जी ने जैसे एक कमेंट डाला है कि BPSC की तैयारी के लिए, तो मैं इसके लिए एक अलग UPSC और BPSC की तैयारी के लिए एक अलग से वीडियो हम लोग क्रिएट करेंगे मेंस और PT के तैयारी के लिए। डेट्स ऑल। आप लोग पढ़ते रहिए, भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ ऑल।